ओके गाइस, वेलकम अगेन गाइस। तो कल हमने कहाँ तक कर दिया था? कल हमने कल हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे थे बच्चों। कल हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे थे और उसमें हमने ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा था और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ लिया था। मीन्स डाइवर्जेंस के बारे में हमने बस उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन पढ़ा था और उसको निकालते कैसे ये पढ़ा था। आज उसके क्वेश्चंस करेंगे और ग्रेडियंट हमने कल क्वेश्चंस भी कर लिए थे इसके ऊपर, और उसको निकालते कैसे हैं, कैसे क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस होती हैं, कहाँ क्या उसका हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ग्रेडियंट पढ़ लिया था। तो जिसने कल ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस का लेक्चर नहीं देखा वो जाके पहले वो देखो, क्योंकि आज का लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस नहीं कर पाओगे। अगर आपने पहले कर रखा है तो इट इज़ गुड, यू कैन फॉलो विद मी विद दिस लेक्चर। एंड जिसने नहीं कर रखा पहले ये कि क्या चीज़ होती है, ये क्या होते हैं, तो वो पहले पिछले वाला लेक्चर देख कर आओ। ठीक है, तभी आगे का लेक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ पूछ लेता हूँ आपसे ग्रेडियंट के बारे में कि ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो हमने कल ग्रेडियंट पढ़ी थी कि होता क्या है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि इसके अंदर क्या हम ग्रेडियंट किसी भी वेक्टर फील्ड का निकाल सकते हैं? क्या हम किसी भी वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं? तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑब्वियसली नो। हमें पता है कि जो हमारा जो आंसर होगा कि ऑब्वियसली नो। हम एक वेक्टर फील्ड का ग्रेडियंट कभी नहीं निकाल सकते, हम सिर्फ ओनली एंड ओनली स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट हम स्केलर फील्ड का निकाल सकते हैं। वेक्टर फील्ड का हम कभी भी ग्रेडियंट नहीं निकालते। वेक्टर फील्ड का हम सिर्फ क्या निकालते हैं? डाइवर्जेंस या कर्ल। वेक्टर फील्ड का हम क्या निकालते हैं? डाइवर्जेंस निकालते हैं, या हम क्या निकालते हैं बच्चों? ओनली कर्ल। ठीक है, ग्रेडियंट कभी भी वेक्टर फील्ड का डिफाइन नहीं होता, ओनली स्केलर फील्ड का हमें ग्रेडियंट डिफाइन होता है। ग्रेडियंट इज डिफाइंड, gradient is not defined. ओके, अच्छा एक और बात तो ये जो हमारा फील्ड दिया हुआ है, मान लो ये फाइव जो हमारा फील्ड है, ये कौन सा फील्ड है? ये स्केलर है या वेक्टर है? और वैसे ही एक वेक्टर फील्ड है, बिकॉज इसके अंदर क्या है? हमारे आई और जे कैप के कंपोनेंट्स हैं। और हमने कल पढ़ा था ऐसा फील्ड जिसके अंदर आई और जे कैप के कंपोनेंट्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और जिसके अंदर नहीं होते, अगर ये हमारा सिर्फ क्या होता? सिर्फ अगर हमारा ये 2 होता तो ये क्या होता हमारा? दिस इज स्केलर फील्ड। और इसका हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेडियंट। ठीक है, इसका हम क्या निकाल सकते हैं? ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। समझ रहे हो बात को? आ रहा है ना समझ में? ओके, और बात करें अगर हम ग्रेडियंट के बारे में, तो ग्रेडियंट हमारा कहाँ कहाँ यूज होता है, किस लिए निकालते हैं हम ग्रेडियंट को? अगर हमारे पास कोई सरफेस दे रखा है, उसका परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, हमने कल पढ़ा था कि अगर हमें कोई भी सरफेस दे रखा है तो उसका
परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए किसी भी सरफेस की, मेरी बात को ध्यान से सुनो, इम्पोर्टेंट है ये हम मैकेनिक्स का जब हम लेक्चर करेंगे तब हम उसमें ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे, तभी मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अच्छे से डिफाइन कर रहा हूँ, ताकि आपको पिछला जो लेक्चर है वो रिवाइज हो जाए और उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो ग्रेडियंट में पहला हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो ग्रेडियंट हम किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर अगर हमें कोई भी वेक्टर चाहिए होता है, यानी नॉर्मल वेक्टर, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए होता है, तो वहाँ हम उस सरफेस का क्या निकालते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। कल हमने क्वेश्चंस किए थे बच्चों बहुत सारे, तो कल हमें मान लो हमारे पास कोई फंक्शन था फाई, तो वो कुछ इस तरह से दिया हुआ था 2x प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। तो अब मैं आपको कहता हूँ कि इसका मुझे एक नॉर्मल इस सरफेस के नॉर्मल मुझे वेक्टर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल हम इसका ग्रेडियंट ले लेंगे, कैसे लेंगे, क्या आएगा इसका ग्रेडियंट, मैंने आपको ग्रेडियंट लेना सिखाया हुआ है, कैसे निकालेंगे, कितना आएगा बताओ, कैलकुलेट करो, 1 मिनट आपके पास। ओके चलो मैं बता देता हूँ, ग्रेडियंट इसका आएगा, it will be 2 plus 2y plus 2z, ये इसका क्या आएगा बच्चों, ग्रेडियंट आएगा। ठीक है, ये इसका आएगा ग्रेडियंट। तो ये जो गलत हो गया, 2i कैप 2y j कैप 2z इट इज k कैप। ठीक है, ये वेक्टर आएगा, सॉरी मैंने स्केलर ले लिया, ये वेक्टर आएगा। स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट लेंगे तो वो हमें क्या प्रोड्यूस करेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा, एक वेक्टर फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, इतना समझ में आ चुका। दूसरा, अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे हम, इस जो नॉर्मल वेक्टर हमारा आया इसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना। तो दूसरा जो हमारा था वो क्या था, कोई बताओ। दूसरा हमारा था, एक तो हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया, तो उसकी दूसरी एप्लीकेशन थी कि अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट दिया हुआ है तो हम उसको फंक्शन को कैसे निकालेंगे, हमने कल किया था, आता है सबको। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हमें किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट दिया हुआ है, गिवन ग्रेडियंट हमें क्या दिया है, गिवन ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन एंड वी हैव फाइंड द फंक्शन, हमने क्या था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। अगर किसी को भी इस ग्रेडियंट में प्रॉब्लम हो, अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो पिछला लेक्चर प्लीज देख के आइए। ठीक है, पिछला लेक्चर देख के आइए, तभी आपका डाउट जो है रिजोल्व होगा। फिर भी डाउट नहीं तो उस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा और रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ओके। और हमने क्या क्या देखा था, और हमने क्या क्या सीखा था बच्चों, तो थर्ड हमारा था, हमने क्या सीखा था, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना सीखा था। वो कैसे निकालते, मीन्स ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन फाई, वो किसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं हम, मैग्नीट्यूड ए कैप का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, ताकि वो हम किस डायरेक्शन में निकाला जाते हैं, वही हमारा ग्रेडियंट था। इट इज सिंपल राइट। तो तीनों चीजें हमने कल के लेक्चर में सीखी थी कि ग्रेडियंट का कहाँ कहाँ यूज होता है,
कैसे उसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, इसको क्या कहते हैं? ये जो हमारा साइन होता है इसको हम क्या कहते हैं? राइट, इसे हम बोलते हैं नेबुला ऑपरेटर। इसे हम क्या बोलते हैं? नेबुला ऑपरेटर, या फिर डेल ऑपरेटर। इट इज अ नेबुला। ओके, नेबुला ऑपरेटर या फिर डेल ऑपरेटर, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, और हमने क्या क्या कहता है, कल हमने पढ़ा था डाइवर्जेंस भी पढ़ा था हमने कल, पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? बताओ भाई, पढ़ा था ना डाइवर्जेंस? तो डाइवर्जेंस के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? कल हमने बात करी कि डाइवर्जेंस निकालते कैसे हैं, और वो हमेशा वेक्टर फंक्शन का डिफाइन होता है। कुछ इस तरह से निकालते हैं डाइवर्जेंस। किसी को भी इसके अंदर कोई डाउट हो प्लीज़ बता देना, क्योंकि आगे जाके जब हम ईएमटी का कोर्स करेंगे तो उसमें आपको डाउट आएगा, अगर आपको ये सब समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़न बहुत होगी। ठीक है, और कई बच्चे तो चैनल ही लेफ्ट कर जाएंगे क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा कि ये हो चल क्या रहे हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों को ढंग से समझ लो। अगर अभी भी आपको कोई डाउट आता है तो अभी तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन बाद में पूछोगे सर ग्रेडियंट कैसे निकालते थे, या फिर होता क्या था, ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, तो फिर उस टाइम उम्मीद मत रखना कि मैं आपको बता पाऊंगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ अभी समझ लो, अभी आपके पास टाइम है। ओके गाइस, ओके, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी आपके पास टाइम है। बाद में आप मुझसे पूछोगे कि सर ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी डाउट हो छोटा मोटा जो सिली सा डाउट है, जो बिल्कुल बच्चे से बच्चा भी कर सकता है, अगर उसको पता हो कि डाइवर्जेंस होता क्या है, तो मैं वो आपको तो मतलब सोचने में बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, विद कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। तो डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं ये हमें पता चल गया, कुछ इस तरह से डाइवर्जेंस निकलता है। ये क्या होता है हमारा? ये होता है नेबुला ऑपरेटर, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। इट इज नेबुला ऑपरेटर। ठीक है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? डेल ऑपरेटर। ठीक है, ओके। और कल मैंने आपको बताया था कि अगर हम ये हमेशा किसके लिए डिफाइन होता है? ओनली डिफाइंड फॉर व्हाट? वेक्टर फील्ड। नॉट फॉर ये किसके लिए डिफाइन होता है? स्केलर फील्ड के लिए डिफाइन नहीं होता। ठीक है, और ओके, हमने ये भी कर लिया। तो मैंने आपको कुछ 3 कल चीज़ों के बारे में बताया था, थोड़ा फास्ट हो गया था वो, तो मैं इसलिए आज ऊपर रिवाइज करवा रहा हूँ। डाइवर्जेंस ऑफ किसी भी वेक्टर फील्ड मीन्स डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, अगर हमारा 0 आ जाए तो उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? ये क्या है? सोलेनोइडल फील्ड। क्या है? सोलेनोइडल फील्ड। समझ में आ रहा है? इसे हम क्या कहते हैं? सोलेनोइडल फील्ड कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? मीन्स ना तो ये किसी सोर्स की तरह एक्ट करेगा,
और ना ही किसी सिंक की तरह एक्ट करेगा। सोर्स और सिंक क्या होता है ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब जिसने कल वाला लेक्चर नहीं देखा होगा उसका दिमाग खराब हो गया होगा, सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है। जिसने पहले पढ़ रखा होगा वो अच्छा रह गया होगा, जो रिवाइज कर रहा है मतलब। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि सोलेनोइडल फील्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक बार दोबारा बता रहा हूँ। देखो, सोलेनोइडल फील्ड का मतलब क्या होता है। हमने क्या लिया, हमने क्या लिया, एक टैंक लिया। दिस इज वाटर टैंक। हमने उसमें क्या किया, हमने एक ऊपर उसके एक छेद कर दिया, दिस इज T1, एंड हमने इसको नीचे एक छेद कर दिया, दिस इज T2। ठीक है, तो मीन्स हमने इसके अंदर जितना, यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं, यहाँ से हम क्या डालें, वाटर इनलेट, वाटर इनलेट कर रहे हैं बच्चा। यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, और यहाँ से क्या हो रहा है, वाटर आउटलेट हो रहा है। यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं, यहाँ से वो पानी जा रहा है, ये क्या हो गया, वाटर आउटलेट हो गया। देखो, मीन्स यहाँ से हम पानी डाल रहे हैं, ये गया है, ये ऐसे ऐसे गया, और यहाँ से क्या निकल गया, जितना भी पानी जा रहा है वो यहाँ से बाहर निकल गया। कहने का मतलब क्या है, फीलिंग क्या है, वो सोचो, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, जितना भी पानी हम यहाँ से एंटर करवा रहे हैं उतना ही पानी बाहर निकल रहा है। तो वाटर क्या कुछ पानी अपने अंदर स्टोर करेगा क्या, बताओ। मीन्स जितना भी पानी हम इसके इस वाटर टैंक के अंदर, वाटर स्टोरेज टैंक के अंदर हम डाल रहे हैं, उतना ही यहाँ से बाहर जा रहा है, उतना ही यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये वाटर स्टोरेज टैंक अपने अंदर कोई पानी स्टोर कर पाएगा क्या, नहीं। दिस विल नॉट स्टोर एनी वाटर देयर। ठीक है, एक बार अपनी लाइफ के अंदर कोशिश करिए, आपकी मोम क्या कर रही है, आप पानी आ रहा है घर में, वाटर सप्लाई सबके आती है। ठीक है, आपकी मोम ने क्या किया, सुबह सुबह उठ के 5 बजे 5 AM पर उठ के आपकी मोम ने पानी की सप्लाई आ रही थी। ठीक है, तो आपकी मोम ने एक टैंक भर लिया। ठीक है, ओके, आपकी मोम ने मीन्स टप भर लिया। टप का मीनिंग समझते होगे ना, घर में तो टप होता होगा। आपकी मोम ने एक टप भर लिया। ठीक है, तो उस टप में पानी जा रहा है, तो फिर आपकी मोम चली गई, और मान लो कि टप भरने में 1 घंटा लगता है। वो जो टप लगा है आपकी मोम ने, उसको भरने में 1 घंटा लगता है, और आपने क्या किया, 5:01 पे आपने इस टप के नीचे से मोरा कर दिया, और वो मोरा इतना बड़ा था, जितना पानी आ रहा था ना वो सारा की सारा इस मोरे से बाहर निकल रहा था। ठीक है, तो जितना पानी सप्लाई से आया टप में गया, और टप से जो मोरा था उससे बाहर निकल गया। आप तो हो गए बड़े खुश, आप खुश हो गए, हैप्पी। फिर आप चले गए। फिर 1 घंटे बाद आपकी मोम आई। आपकी मोम ने क्या देखा, जो टप है वो वैसे की वैसे खाली पड़ा है, पानी तो आ रहा है, और वो सारा घर का क्या हो गया, घर के अंदर सारा पानी फैल गया, क्योंकि मोरा आपने कर रखा था, जितना पानी आ रहा था उतना पानी जा रहा था। पानी तो टप में कोई स्टोर नहीं हुआ। आपकी मोम होगी परेशान, ये क्या हो, किसने मोरा कर दिया। तो उतने में आप आए और आपने अपनी मम्मी को कहा, दिस इज सोलेनोइडल। ये क्या है,
ये एक सोलेनोइडल फील्ड है, हालांकि ये वेक्टर नहीं है, फिर भी क्या करेगा आपने, क्या देखो मम्मा जितना पानी आ रहा था उतना बाहर जा रहा है, तो आपकी मम्मी क्या करेगी, सोचो आपकी मम्मी क्या करेगी। आपने क्या सोचा था, आपकी मम्मी आपको शाबाशी देगी क्या, वो आपके दो जूत मारेगी, ठीक है। तो जितना पानी आपने सारा पानी वेस्ट कर दिया, तो घर पे जाके कभी भी ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना, ये सिर्फ एक थियोटिकल है, समझने की कोशिश करो। जितना पानी अंदर आ रहा था उतना ही बाहर जा रहा है, तो ना तो ये सोर्स की तरह एक्ट कर रहा, और ना ही सिंक की तरह एक्ट कर रहा, ना तो ये सोर्स की तरह एक्ट कर रहा, ना तो ये सिंक की तरह एक्ट कर रहा, तो इसे ही हम कहेंगे सोलेनोइडल, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, ठीक है। समझ में आ गया सोलेनोइडल क्या होता है। ना तो वो सोर्स की तरह एक्ट कर रहा, ना ही वो सिंक की तरह एक्ट कर रहा। ऐसे ही मैं फिजिकली क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। मान लो ये हमारा क्यूब था, जो मैंने कल एग्जांपल लिया था, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी ख़राब है, थोड़ा ध्यान से। मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। वो जितनी यहाँ पे आ रही है उतनी ही यहाँ पे जा रही है, यहाँ से बाहर आ रही है। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ इस क्यूब के अंदर एंटर हो रही है, उतने ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से बाहर जा रही है। मीन्स हमारा ई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, डू नॉट वेरी विथ टाइम और विद डिस्टेंस। ये समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, इट डू नॉट वेरी विथ टाइम और इट ऑल्सो डू नॉट वेरी विथ डिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर समझने की कोशिश करो। मान लो कि हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आ रही थी उतनी ही बाहर जा रही है, तो हमारा फ्लक्स कितना होगा। थोड़ा बहुत EMT का जो आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा, +2 के अंदर पढ़ा ही होगा, गॉस लॉ लगाया होगा। फ्लक्स कितना होगा हमारा, 0 होगा। मीन्स ना तो ये सोर्स की तरह एक्ट करा अपने अंदर, ना कोई अपने अंदर स्टोर करा कुछ भी, और ना ही अपने अंदर से कोई बाहर ला रहा एक्स्ट्रा फील्ड जनरेट करा अंदर से। तो ये हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा, ना तो ये सोर्स की तरह एक्ट करा और ना ही ये सिंक की तरह एक्ट करा। समझ गई, ठीक है। तो ये एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहता। कल ये थोड़ा जल्दी में हो गया था, क्योंकि थोड़ी इमरजेंसी थी, तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ इसको, ताकि हम इसके क्वेश्चंस आज हमने करने हैं वो हम इजीली कर पाएँ, ठीक है। आज हम जो इतना कंप्लीट करके रहेंगे, क्यों, ताकि हम मैकेनिक्स से फर्स्ट लेक्चर यानी ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम स्टार्ट कर पाएँ, ठीक है। ओके, देखो ये समझ में आया। तो अगर हमारा डाइवर्जेंस वेक्टर फील्ड का क्या हो, पॉजिटिव हो, तो ये किसकी तरह एक्ट करे, इट विल एक्ट एज अ सोर्स। वैसे वही टफ वाला एग्जांपल लेके देखते हैं हम। अब आपने क्या किया, यहाँ पे पानी आप बहुत इतना एंटर करवा रहे हो कि यहाँ से उतना उससे कम निकल रहा है। मीन्स यहाँ पे अगर पानी आप 4 मीटर क्यूब पर सेकेंड से जा रहा है पानी, दिस इज द रेट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू दिस होल, एंड यहाँ पे जो पानी निकल रहा है आपका वो जा रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से। देखो यहाँ इससे आप साफ पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ टाइम पे कोई ना कितना थोड़ा बहुत पानी स्टोर होता रहेगा इसके अंदर, राइट। थोड़ा बहुत पानी स्टोर होता रहेगा। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, क्या ये सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है? किस किस का आंसर यस है, प्लीज बताओ। क्या ये हमारा सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है?
ये हमारा सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। टेल मी, देखो पानी हम अंदर ज़्यादा फ्लो करवा रहे हैं, बाहर कम स्लो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या क्या ये हमारा सिंक की तरह नहीं जा रहा? देखो हम पानी अंदर ज़्यादा फ्लो करवा रहे हैं, बाहर कम जा रहा है, कुछ ना कुछ अंदर स्टोर हो रहा है। मान लो कुछ इसी को कुछ इस तरह से इमेजिन करो, ये हमारी मशीन है, हम आउटपुट क्या दे रहे हैं, एक पूरी की पूरी बॉल डाल रहे हैं, हम इसके अंदर मान लो एक लड्डू डाल रहे हैं, और हमारे बाहर कितना लड्डू आ रहा है, सिर्फ उसका आधा पार्ट आ रहा है। आधा कहाँ गया? आधा खा लिया किसी ने। मशीन के अंदर मान लो हमारे गोली बैठी होंगी, गोली मीन्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा में हमने देखा होगा, गोली होता है इसमें, या डॉक्टर हंसराज हाथी होंगे, ठीक है। तो वो खा जाते हैं आधा लड्डू और आधा बाहर फेंक देते हैं। तो ये हमारा किस तरह से एक्ट कर रहा है? सिंक की तरह एक्ट कर रहा है। मीन्स आउटपुट तो हम पूरा का पूरा लड्डू डाल रहे हैं, बाहर कितना आ रहा है उससे कम, मतलब अंदर कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है, हमें आउटपुट में कम मिल रहा है, इनपुट में हम ज़्यादा डाल रहे हैं, अंदर कुछ ना कुछ स्टोर हो रहा है। तो ये मीन्स क्या होता है? सिंक की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल में देखें, ऐसे अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल में देखें, लेट मी क्लियर द स्पेस एंड जूम आउट, तो क्या होगा? देखो ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही हैं, ठीक है, लेकिन बाहर अंदर जा रही हैं इस क्यूब के, लेकिन बाहर जो आ रही है वो कम आ रही है, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आ रही है। तो ये जो हमारा क्यूब है कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अपने अंदर रख रहा है ना, कुछ ना कुछ अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को अंदर अपने अंदर स्टोर कर रहा है। तो ये हमारा किसकी तरह एक्ट कर रहा है? दिस विल एक्ट एज अ सिंक। और हमें पता है इसका जो डाइवर्जेंस होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस नेगेटिव हो तो वहां वो एक सिंक की तरह एक्ट कर रहा होता है। दिस विल एक्ट एज अ सिंक, नॉट एक्ट एज अ सोर्स। ये ध्यान अपनी बात में ध्यान रखना, ठीक है। ओके, और हम कैसे समझाएं आपको इसका कुछ ना कुछ। ओके, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी जो क्या है, अब यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, कुछ ना कुछ टाइम के साथ वेरी करिए, डिस्टेंस के साथ वेरी करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ज़्यादा आ रही थी लेकिन बाहर जो निकली वो कम निकली, ठीक है। देखो इसको समझने का एक और तरीका है, मान लो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कुछ ज़्यादा थी, यहाँ पर जब हम गए तो वो कुछ ना कुछ कम आई, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम आई, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, ठीक है। इस तरह से ये किस तरह से एक्ट करेगा? इसका डाइवर्जेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा। और हम क्या समझते हैं, हमारा मान लो ये स्फीयर दे रखा, स्फीयर दे रखा, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज पड़ा है, और माइनस क्यू की अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बनाएं तो किस तरफ होगी डायरेक्शन? उसकी अंदर की तरफ होगी कि नहीं होगी? अंदर की तरफ होगी। और ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ सिंक आउट। इनपुट तो जा रहा है, अंदर की तरफ तो जा रही है, लेकिन बाहर क्या आ रही है? कुछ नहीं आ रहा। अंदर तो जा रही है, बाहर कुछ नहीं आ रहा। तो ये किस तरह से एक्ट कर रहा है? सिंक की तरह से एक्ट कर रहा है। समझ गए?
दिस विल एक्ट एज अ सिंक। ओके, पेन चेंज कर देते हैं, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। ठीक है, ये समझ में आ गया। और अब हम बात करते हैं सोर्स। जब हमारा डाइवर्जेंस जो हो पॉजिटिव हो तो किस तरह से एक्ट करेगा, इट एक्ट विल एज अ सोर्स। इसी में आपको समझाता हूँ, बार बार बनाने की दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि हमें बाद में डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस भी निकालने हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें इस तरफ दी हुई है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम ट्यूब के इस तरफ देखेंगे वो हमारी क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। मीन्स मान लो अगर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम आई, इस यहाँ पे मान लो एक्स E1 आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो मान लेते हैं हमारे E2 आएगी। तो डेफिनेटली फ्रॉम द गिवन फिगर E2 इज ग्रेटर देन E1। मीन्स इस ट्यूब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आ रही है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम आ रही है। आउटपुट में एक साइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और इनपुट वाली साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कम है, लेस है। ठीक है, तो किस तरह से अब एक्ट कर रहा है, इट विल नाउ एक्ट एज सोर्स। मीन्स इसको मशीन वाले केस से लेके सोल्व करते हैं ताकि आपको थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। ओ सॉरी, ओके गाइस, थोड़ा थोड़ा बीच में टेक्निकल ग्लिच आ गया था, डोंट वरी, ठीक हो गया। तो हम बात करें सोर्स की, समझ में आया सोर्स की तरह किस तरह एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम थी, यहाँ पर हमारी ज़्यादा थी। आउटपुट वाले साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 जो हमारी ज़्यादा थी मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू E1, तो किस तरह से अब हमारा क्यूब एक्ट कर रहा है सोर्स की तरह। मतलब हमें ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ना कुछ सोर्स अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड कर रहा है। एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है और दूसरी ट्यूब क्या है, अपनी प्रोसेसिंग से वो दूसरी तरफ मीन्स आउटपुट वाले साइड इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा के भेज रहा है। समझ रही हो ना। तो ये किस तरह से एक्ट कर रहा है, दिस विल एक्ट एज अ सोर्स। एक और चीज़ की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं। मान लो ये मशीन है, इसमें हमने एक लड्डू भेजा, लड्डू डाला मशीन के अंदर और बाहर हमारे आउटपुट में कितने लड्डू आए, 2। अब ये मशीन कैसे लग रही है हमें, मशीन लग रही है कि अंदर हमने तो एक लड्डू भेजा तो 2 तो बाहर आ रहे हैं। मीन्स अपने अंदर एक और लड्डू ऐसा कि ऐसा डुप्लीकेट कॉपी बाहर भेज रही है। तो किस तरह से एक्ट करी, इट विल एक्ट एज अ नाउ सोर्स। पहले किस तरह से एक्ट करी थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले किस तरह से एक्ट करी थी, दिस विल एक्ट एज अ, इट विल एक्ट एज अ, किस तरह से, सिंक की तरह एक्ट कर। जब हमने लड्डू पूरा भेजा तो बाहर आधा आ रहा था, अब क्या रहा है, 2 लड्डू आ रहे हैं। ठीक है, ये सब समझ में आया, ग्रेट। अगर समझ में आया है तो अच्छी बात है ना। इतना अब मुझे अब यकीन हो गया कि आपको समझ में आ चुका है, पिछला लेक्चर आपको पूरा रिवाइज हो चुका है। कोई भी डाउट अगर फिर भी बचता है, कोई भी डाउट अगर फिर भी कोई बचता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरी मेल आईडी पे लिख देना, मैं उससे चेक कर लूँगा। मेरी मेल आईडी मैं दे देता हूँ आपको, इट इज़ फिजिक्स मीन्स ओके फिजिक्स गुरु 33@gmail.com। ठीक है, ये मेरी मेल आईडी है, इस पर आप मुझे अपने डाउट सेंड कीजिएगा, मैं इसे लेऊँगा आपकी डाउट को, या फिर आपके मैसेज रिप्लाई मेल पे दोबारा रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ओके। अब मुझे यकीन हो गया कि अगर आपको ये सब आ गया है, समझ में आ गया, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर अभी भी आपको नहीं आया तो आप पिछले वाला लेक्चर देखिए, फिर इस लेक्चर पे आइए, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो पाएगा इस टॉपिक्स को। थोड़ा टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। एक बार किसी को समझ में आ जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करनी होती है, जो मैं आपको सैटरडे को कराऊंगा बिल्कुल। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारे प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करेंगे, मीन्स ओके गाइज,
आगे बढ़ने से पहले अब 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, पानी पुनी दीजिए, अपनी आइस को रेस्ट दीजिए, ठीक है। सिंपली रिलैक्स योर आइज फॉर 2 minutes and drink water if needed, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है आपके पास, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। दो मिनट का टाइम है, 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, अपनी आइज को रेस्ट दीजिए, ठीक है। 2 मिनट बाद हम शुरू करेंगे डाइवर्जेंस का, उस पर क्वेश्चंस करेंगे, देन हम फिर कर्ल पे आएंगे। लास्ट टॉपिक हमारा जो है हमारा कर्ल। 2 मिनट टाइम है गाइस, रेस्ट कीजिए, फिर हम डाइवर्जेंस स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं भी थोड़ा मोबाइल चला लूँ। सो मत जाना गाइस, हमें आगे पढ़ना भी है। आंखें इतने भी बंद मत करना कि बिस्तर पर ही सो जाओ। ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर जर्नी गाइस। पेन चेंज कर देते हैं, पुट इट ब्लैक, सॉरी। ओके, चलो पढ़ते हैं हम डाइवर्जेंस। लेट्स स्टार्ट विद डाइवर्जेंस, ठीक है। तो डाइवर्जेंस हमने कब निकाला था, कैसे निकालते हैं डाइवर्जेंस ऑफ किसी वेक्टर का? इट इज सिंपली डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप डॉट वी वेक्टर। यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द डॉट प्रोडक्ट विद द वी वेक्टर। और मान लेते हैं कि हमारा वी वेक्टर क्या है, इट इज सिंपली वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप। पुट करेंगे यहाँ पे हमारा क्या आएगा, जब हम पुट करेंगे यहाँ पे यहाँ पे मेरी वीडियो आ रही होगी बच्चों, थोड़ी अगर दिक्कत तो हुई हो तो मैं थोड़ा ध्यान रखूँगा, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने ये लिखा है कि वी एक्स, जो मैंने यहाँ पे लिखा है मीन्स वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप एंड वी जेड के कैप। वी एक्स क्या है बच्चों, एक्स कंपोनेंट ऑफ द वी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और वाई क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर, एंड जेड क्या है, वी जेड क्या है, इट इज ओनली सिंपली अ वी जेड, जेड कंपोनेंट ऑफ वी वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ चुका? तो डाइवर्जेंस को जब हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक निकाल लिया बच्चों हमने, यहाँ तक हमने निकाल लिया था। तो हम डाइवर्जेंस को और क्या लिख सकते हैं,
डेल ऑफ वी एक्स ऑफ डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ऑफ वी वाई ऑफ del y, it is not a vector, very sorry, it will not give a vector. Okay, ये आ गया बच्चों, ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। Always remember it. वैसे रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, वेक्टर अलजेब्रा का ही बेसिक कंसेप्ट है। वेक्टर अलजेब्रा अगर आपको ने अच्छे से किया है, अगर आपने अच्छे से किया तो इस रिजल्ट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखना है कि डेल ऑपरेटर लगता कैसे है। ठीक है, वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। तभी मैं कहा था वेक्टर अलजेब्रा को प्लीज़ देखिए अच्छे से, इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। डाइवर्जेंस निकालना आ गया, डाइवर्जेंस के आपने एप्लीकेशन देख ली, मीन्स सिंक सोर्स क्या होता है। तब हम इसके क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे। ओके, चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपका, अ वेक्टर ए, वो कितना है, it is 5x plus 2y I cap plus 3y, sorry, minus, it is 3y minus j cap plus 2x minus ax k cap, it is k cap। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें दिया हुआ है कि ये जो फील्ड है, ये क्या है हमारा, सोलेनोइडल है। दिस फील्ड इज सोलेनोइडल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए, जो हमारे यहाँ पे ए आया हुआ है, इसकी वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है गाइज, हमें इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इस ए वेक्टर की। ये जो क्या है हमारा कांस्टेंट है। तो इसका सॉल्यूशन देखो, हमें क्या दिया, ए वेक्टर क्या हमारा सोलेनोइडल है, मीन्स उसका जो डाइवर्जेंस है वो क्या था, 0 होता है। जब हम इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो डाइवर्जेंस जब हम इसका निकालेंगे, इट विल कम आउट टू बी 5 + 3, यहाँ पे z आना चाहिए आई थिंक, है ना, इट इज ए जेड, जेड है तो यहाँ पे इट इज ए जेड, दिस इज x। ओके, तो माइनस ए, इट शुड बी इक्वल टू 0, मीन्स 8 माइनस ए इज इक्वल टू 0, ए विल बी इक्वल टू 8। कितना इजी क्वेश्चन था, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखो हमें क्या निकालना है, सॉरी पहले कलर चेंज करते हैं। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ 1/r। r क्या हमारा, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। नो सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, गिव मी अ मिनट। ओके गाइस, देखो हमें निकालना था डाइवर्जेंस ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर 1/r। r क्या हमारा, r क्या होता है बच्चों, इट इज √of x² + y² + z²। हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है किसका, 1/r का। अगर r हमारा पास ये गिवन है, इफ r इज गिवन बाय दिस, क्वेश्चन है ये और सॉल्यूशन आपको करना है। अब देखो हमें क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है किसका, 1/r का। ग्रेडियंट हमें पता है कैसे निकालते हैं, तो 1/r की जगह हम ये वाले पुट कर देते हैं। देखो इट इज सिंपली अ
ग्रेडियंट ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करें। तो इसको हम नेबुलर ऑर्डर को जब हम निकालेंगे, पहले हम इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। मीन्स हमें क्या करना है, डेल अपॉन डेल एक्स निकालना है किसका, 1/√ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र आई कैप। ऐसे ही डेल अपॉन डेल वाई करना है हमें इसी का, मीन्स 1/r का है जे कैप, प्लस डेल अपॉन डेल जेड करना है 1/r का विद के कैप। देखो अब पहले हम x निकाल लेते हैं, उसी के जनरलाइजेशन हम y के में कर देंगे, z में कर देंगे। तो सबसे पहले हम x वाला टर्म निकालते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x 1/r मीन्स पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ x इन 1/√ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र। पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे इसको x के रिस्पेक्ट में, कितना आएगा बच्चों, करो। देखो इसको मैं क्या लिखता हूँ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र की पावर -1/2 मीन्स डेल अपॉन डेल एक्स। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ओके गाइस। तो हमारा क्या आया था, देखो इसको जब हम सोल्व करेंगे, थ्री बाई टू और ऊपर कितना आएगा बच्चों, 2/x। इसको हम कट करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इन y कैप में हमारा कितना आएगा, ऊपर y आ जाएगा, नीचे हमारा r की आ जाएगी। और जब इस x के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की रूट की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसके ऊपर, x अपॉन ये आता है, इट इज r क्यूब, इट इज सिंपली r क्यूब, ओके, इट इज सिंपली r क्यूब। तो ऐसे ही अगर हम पूरे डेल डॉट r कितना आएगा, अब हमारा सॉरी 1/r निकाल लेते ना, ग्रेडियंट तो कितना आएगा, x अपॉन r क्यूब का i वेक्टर y अपॉन, इट इज माइनस भी आया था ना, राइट, माइनस भी आया था, माइनस हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, अपॉन r क्यूब प्लस z जिस जे कैम r क्यूब के कैम। तो ये आ गया था। अब इनको एलसीएम ले लेते हैं, माइनस ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अपॉन आर क्यूब। अब ये क्या हमारा आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, होता कि नहीं होता। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, सिंपली आर क्यूब। इसी के आगे माइनस ऑफ 1/r स्क्वायर आर कैप, इसको मैंने क्या लिख दिया, वन एक आर में अलग लिख दिया, आर स्क्वायर मैंने अलग लिख दिया। तो आर वेक्टर अपॉन आर कितना बन जाएगा, आर कैप मीन्स यूनिट वेक्टर। तो ये हमारा आ गया डाइवर्ज ग्रेडियंट, मीन्स अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में अलग से लिखें, 1/r कितना होता है, डेट इज माइनस ऑफ 1/r स्क्वायर आर कैप। ऑलवेज रिमेंबर दिस, हम इसका यूज़ करेंगे आने वाले EMT के कोर्स में, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। और मैथमेटिकल के आगे जब हम इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ेंगे उसमें भी हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो ग्रिफिथ्स की बुक जिसने भी पढ़ी होगी उसको पता है कि ऐसे ऐसे जो रिजल्ट्स हैं
ये सीधा उसमें यूज़ कर रखे हैं और बच्चों में उसी में कन्फ्यूजन होता है ये कैसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ ये मैथमेटिकल से ड्राइव होते हैं, इसलिए मैथमेटिकल मैंने आपको पहले शुरू करवाया था। ओके गाइस, इट इज क्लियर। ओके देन नाउ एक छोटा सा क्वेश्चन, चलो सीधा हम कर्ल स्टार्ट करते हैं। कर्ल से स्टार्ट हो रहा है बच्चों। ठीक है, कर्ल क्या होता है, कर्ल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, कर्ल हम वेक्टर फील्ड के लिए निकालते हैं, नॉट फॉर स्केलर फील्ड। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने। कर्ल हम सिर्फ और सिर्फ वेक्टर फील्ड के लिए निकालते हैं। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, इट इज सिंपली लेबल ऑपरेटर क्रॉस ए प्रोडक्ट। क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, ये मैंने क्या क्रॉस प्रोडक्ट है। उसको फाइंड कैसे करते हैं, लिख दिया। सेकेंड रो में डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पे जो ए वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर हमारा क्या दिया हुआ है, इट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहीं पे हम इसको लिख देते हैं, दिस इज सिंपली ए एक्स, इट इज सिंपली ए वाई, इट इज सिंपली ए जेड। ठीक है, तो यही हमारा क्या देगा, कर्ल देगा। दिस विल गिव अस कर्ल। इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा और फिर आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, कर्ल निकाल लीजिए। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर देखो ध्यान से देखो, इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है, अगर हमारा किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 हो जाता है, इट मीन्स द वेक्टर फील्ड ए इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मीन्स उसका जो वर्क डन होगा एक पॉइंट इज पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक तो ये चीज कंजर्वेटिव का मीनिंग पता चल गया आपको। वर्क डन क्या होता है, हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता है इसके अंदर। और अगर हमारा ये हमें क्या देता है, ये हमें बताता है कि रोटेशनल इफेक्ट बताता है हमें ए वेक्टर का। इट ऑल्सो टेल अस अबाउट रोटेशनल इफेक्ट्स। ये हमें रोटेशनल इफेक्ट के बारे में बताता है। ठीक है बच्चों, देखो कर्ल ऑफ ए वेक्टर अगर हमारा 0 हो तो इट मीन्स उसका जो रोटेशनल इफेक्ट है वो क्या है, 0 है। मीन्स इट इज इररोटेशनल। ठीक है, और अगर उसका कर्ल ऑफ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 हो, दिस मीन इट इज रोटेशनल। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, और बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, इट इज मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल तो क्या होता है, 0 होता है। मीन्स ये कोई रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, इट डू नॉट प्रोड्यूस रोटेशनल इफेक्ट। और अगर हम कर्ल ऑफ बी वेक्टर देखें, वो आता है हमारा म्यू नॉट जे वेक्टर। जे क्या हमारी करंट डेंसिटी होती है, तो ये 0 नहीं होता, इट इज नॉट 0। it do not produce rotational effect, it produce some
रोटेशनल इफेक्ट्स। ये हम मैक्सवेल इक्वेशंस में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ईएमटी के जब हम कोर्स करेंगे। ये मैं बस आपको इसमें एग्जांपल बता रहा था। और कर्ल का मीनिंग क्या कर सकते हैं, कर्ल से और क्या पता लगा सकते हैं, ये और रोटेशनल हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ओके बस यही है कर्ल के अंदर। तो कर्ल को फाइंड कैसे करते हैं उसका पता मैंने आपको बता दिया। अगर हम यहाँ से देखें, देखो अगर हम यहाँ से पता लगाएं, अगर हम यहाँ से पता कुछ कर सकते हैं, एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन जो आपको याद आना होना चाहिए, वो क्या होता है कि अगर हमारा जो ए वेक्टर होता है उसका जो एक्स कंपोनेंट होता है, इसको थोड़ा नीचे निकल लेता हूँ मैं। अगर हमारा जो ए वेक्टर होता है वो तो हमें पता है कि आई कैप जे कैप का कुछ ना कुछ पार्ट होगा। आई कैप के साथ जो एक्स कंपोनेंट होगा वो सिर्फ एक्स का ही फंक्शन होना चाहिए। वो सिर्फ हमें क्या होना चाहिए, ओनली अ फंक्शन ऑफ एक्स। और वाई कैप, वाई वाला कंपोनेंट ओनली अ फंक्शन ऑफ वाई, और जेड वाला कंपोनेंट ओनली अ फंक्शन ऑफ जेड होना चाहिए। तो जब हम एक्स की जगह एक्स पुट करेंगे और उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे विद पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, वो हमारा जीरो आ जाएगा। और वाई जैसे यहाँ पे आएगा तो ये भी हमारा जीरो आ जाएगा। मीन्स अगर हमारे पास कुछ ए वेक्टर हमारा ऐसे है जिसका एक्स कंपोनेंट सिर्फ एक्स का फंक्शन दिया हुआ है, और जिसका वाई कंपोनेंट सिर्फ वाई का फंक्शन दिया हुआ है, और जिसका जेड कंपोनेंट सिर्फ जेड का फंक्शन दिया हुआ है, तो उसका कर्ल हमेशा जीरो आता है। ऑलवेज रिमेंबर इट। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर इट, उसका कर्ल हमेशा जीरो आएगा। चलो इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं कि हम कर्ल कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ओके गाइस, हमें एक ए वेक्टर दिया हुआ है और उसका हमें कर्ल फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो किसी भी वेक्टर का कर्ल फाइंड करने के लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी ना, कैसे करेंगे। आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ पे क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड। यहाँ पे क्या है, जेड कैप, क्योंकि एक्स कंपोनेंट क्या है, जेड है, एक्स वाई। यहाँ तक सबको समझ में आया? किसको समझ में नहीं आया वो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करें, बैक में जाएं, फिर उसको देखें दोबारा, फिर वापस आएँ इस क्वेश्चन पे। अगर फिर भी किसको डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। और मेरी जो जीमेल आईडी है मीन्स physicsguru33@gmail.com पे मुझे सेंड करना बच्चों, मैं उसे ज़रूर देखूंगा। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिर्फ हमें एक्सपेंड करना है। जब हम क्या आएगा हमारे पास, इसको एक्सपेंड करके इट इज सिंपली 1 आई कैप माइनस प्लस 1 जे कैप प्लस 1 के कैप, ये आंसर आएगा। आप सॉल्व कर लेना। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस लेक्चर। तो कल आपकी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। अनाउंसमेंट क्या है वो बता देता हूँ। बाकी जो इसके कर्ल के क्वेश्चन है, पहला अनाउंसमेंट जो है, बाकी जो कर्ल के क्वेश्चन है हम इस आज की जो नेक्स्ट जो तीसरा लेक्चर आएगा जहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है, वहाँ हम कर्ल के और बाकी डाइवर्जेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, पहला अनाउंसमेंट ये है। दूसरी अनाउंसमेंट ये है बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके फैमिली में जो IIT जैम जेस्ट टीफन इन सब की तैयारी कर रहे हो तो उनको हेल्प मिले इससे। ठीक है, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। आप इसे लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, इससे थोड़ी मेरी भी हेल्प होगी। मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और कोई भी डाउट अगर आपको आता है मेरी कमेंट्स में जीमेल पे आप लिख दीजिएगा, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा बच्चों। ठीक है, ओके, गुड नाइट।
See you in the next lecture. Bye.